हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा एंड आज का वीडियो कुछ थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आज के वीडियो में मैं कुछ आपको स्ट्रैटेजीज़ दूंगी और हम बात करेंगे कि कैसे मैंने 95% स्कोर किए अपने 12th CBSE बोर्ड में। यस, आई हैव स्कोर्ड 95% इन माय 12th CBSE बोर्ड। और ये क्वेश्चन मुझे हर बार पूछा जाता है कि कैसे, आपकी क्या स्ट्रैटेजीज़ थे, फॉर हाउ मच आर यू स्टडी, और कैसे आपने 95 स्कोर किए। तो मेरा तो 3 साल पहले चलते हैं हम फ्लैशबैक में, जब मैं 12th में थी। इट वॉज 2018-19, यस, मेरा सेशन 2018-19 था और 3 साल पहले की बात है। इसी टाइम पे मैं ऐसे स्कूल जाया करती थी, कोचिंग्स जाया करती थी, तब सब कुछ नॉर्मल था, कोरोना वगैरह कुछ नहीं था। शायद वो मेरा आखिरी बैच था जिसने सारे बोर्ड के एग्ज़ाम नॉर्मली दिए। तो या इट वॉज़ अ ग्रेट फीलिंग। मतलब 12th की जर्नी बहुत ब्यूटीफुल थी। हार्ड वर्क था, थोड़ा स्ट्रगल था, कुछ सेक्रीफाइसेस भी किए, लेकिन वो जर्नी बहुत ब्यूटीफुल थी ओवरऑल। क्योंकि जब आप किसी चीज़ में हार्ड वर्क करते हो, व्हेन यू पुट योर हार्ट टू समथिंग, तो जो उसका फ्रूट होता है ना, वो सच में बहुत मीठा होता है और उसके जो एंड रिजल्ट्स हैं वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। और स्पेशली जब किसी चीज़ में आप अपना 100% देते हो। तो मैं हमेशा हार्ड वर्क में बिलीव करती हूँ एंड मैं मानती हूँ कि हार्ड वर्क का कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको अपनी लाइफ में कहीं भी जाना है, आपके जो भी एम्बिशंस हैं, मैं ये नहीं कह रही कि 12th आपकी लाइफ का सब कुछ फेस होता है या 12th की परसेंटेज ही आपकी लाइफ का सब कुछ होता है, नहीं। लेकिन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है और हम अब बोलते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहे हैं। तो आपके जो क्लासेस होते हैं, आपके जो स्पेशली बोर्ड क्लासेस होते हैं, वो ही तो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए टू प्रूव योर सेल्फ और टू अचीव समथिंग, कि एक सेल्फ फुलफिलमेंट आप अंदर से फील कर सको। फिर जब 4 लोग आके आपको आपकी तारीफ़ करते हैं या आपको अच्छे वर्ड्स बोलते हैं या बोलते हैं कि यू आर माई इंस्पिरेशन, तो वो चीज़ें कितनी हार्ट टचिंग होती हैं, कितनी ज़्यादा मोटिवेशनल होती हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा था। 10th में आई हैव स्कोर्ड 9.8 CGPA। तो 11th में मैंने कुछ उतनी पढ़ाई नहीं की थी, टू बी ऑनेस्ट। मैंने अपनी 11th को कुछ ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, लेकिन हाँ, मैंने उतना नहीं लिया था। तो 11th में मेरे 75 कुछ परसेंटेज थे। फिर उसके बाद 12th जब मेरा स्टार्ट हुआ तो मुझे एक अंदर से फीलिंग थी कि नहीं यार, अब तो कुछ करना है। अब 11th में नहीं पढ़ा, पेरेंट्स थोड़ा डिसअपॉइंटेड थे कि ठीक ठाक परफॉर्म, मतलब थोड़ा उतना कुछ था नहीं। लेकिन फिर 12th में मेरा स्टार्टिंग से ही था। मेरा स्कूल का पहला दिन था 9 अप्रैल 2018, 12th का। और वो दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मतलब मैंने एकदम प्रॉपर टाइम टेबल से सिस्टमेटिक सारी बुक्स, कॉपीज़ पूरी जमा के गए, जैसे हम वो प्री अपनी क्लासेस में करते हैं ना, वही फीलिंग थी, सिंसियरिटी वाली। और उसके पहले हाँ, 1 अप्रैल को मैंने अपना सारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब कुछ हटा दिया और अपना फ़ोन है वो अपनी मम्मा को दे दिया कि आप इसको रखो, पूरी 12th में मुझे मत देना। और उस टाइम ऐसा था कि हमारी कोचिंग्स लग रहे थे, हमको स्कूल से पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाता था, बुक्स थी हमारे पास, तो ऑनलाइन स्टडी डिपेंडेंसी उतनी नहीं थी। और स्पेशली मैं तो यूट्यूब वगैरह से पढ़ती भी नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि एकदम से फिर हमारा ये ऑनलाइन वाली चीज़ बूस्टअप हुई, स्पेशली अभी लॉकडाउन में। तो मैंने अपनी मम्मा को अपना फ़ोन दे दिया कि मुझे 12th में बिल्कुल फ़ोन नहीं यूज़ करना है और मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे तो मैं अभी भी नहीं हूँ। बाकी इंस्टाग्राम मैंने 1.5 साल के लिए टोटली बंद कर दिया था। 1 साल तो मेरा पूरा 12th के लिए, और उसके बाद भी फिर मुझे कुछ मन नहीं था आने का, क्योंकि बहुत पीसफुल था वो सोशल मीडिया से दूर रहना। डिटॉक्सिफाइंग सोशल मीडिया वॉज सो पीसफुल। और तब मुझे पता चला कि ये जो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हैं, तो उनको हटा के कितना आप पीस में होते हो ओवरऑल, ठीक है। तो मैंने इंस्टाग्राम हटा दिया, ये सोशल मीडिया हटा दिया, फ़ोन भी एकदम साइड में रख दिया। और मेरा मोटिवेशन था कि कुछ भी हो मुझे सिंसियरिटी से पढ़ना है। मैंने एंड रिज़ल्ट ये नहीं देखा कि मुझे 95 स्कोर करना है, पर हाँ, मेरा इतना था कि मुझे डिसेंट मार्क्स तो स्कोर करना ही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने अपने डिस्ट्रैक्शन से खुद को कट ऑफ किया, एक पूरा टाइम टेबल बनाया, अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया कि
मुझे कम से कम, क्योंकि 11th में मेरी पढ़ाई की जो हैबिट है वो एकदम से उससे कट ऑफ हो गया था, तो 12th में मुझे फिर से वो हैबिट बनानी थी। और ये हैबिट बनाना एक दिन का कुछ टाइम प्रोसेस नहीं होता है, हर दिन आपको खुद पे वर्क करना होता है, क्योंकि कुछ एक दिन में अचीव नहीं होता है, वो हर एक थोड़े थोड़े दिन का आपका कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो हार्ड वर्क के अलावा कंसिस्टेंसी जो दूसरा इंग्रेडिएंट है जिसने मुझे बहुत हेल्प की अच्छे मार्क्स स्कोर करने में, वो था कंसिस्टेंसी। मैं रोज़ पढ़ती थी, ठीक है। मेरा ये था कि मुझे रोज़ 3 से 4 घंटे पढ़ना है, और इवन जब मेरा मन भी नहीं करता है, सपोज संडे को या फिर कोई ऐसा दिन होता है जब मैं बहुत लो फील करती हूँ या बहुत डीमोटिवेटेड रहती हूँ, तो उस दिन भी मुझे कम से कम 1 घंटे तो पढ़ना ही है। थोड़ा बहुत मैं रीड कर लेती थी चैप्टर्स को, एनसीईआरटी के, इंग्लिश पढ़ लेती थी जब मुझे ऐसे अकाउंटेंसी या इको पढ़ने का मन नहीं होता था। तो लेकिन मेरा 12th में एक ऐसा दिन भी नहीं गया है जिस दिन मैंने बुक्स ना खोली हो या जिस दिन मैंने पढ़ाई ना की हो, क्योंकि मैं सोचती थी कि एक दिन अगर नहीं पढ़ूंगी तो फिर दूसरे दिन वो और मेरा डिस्टेंस आ जाएगा मेरे गोल से। तो फिर मैं रोज़ पढ़ती थी, रोज़ खुद को उस चीज़ के लिए रेडी रखती थी कि नहीं पढ़ना है, खुद का 100% देना है। तब मुझे कंसिस्टेंसी की पावर का रियलाइज़ हुआ कि कंसिस्टेंसी लाइफ में कितनी इम्पॉर्टेंट है। आप एक दिन के हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता। आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले या 4-5 दिन पहले 8-9 घंटे भी पढ़ लो ना, तो भी आप उस इंसान से कम्पीट नहीं कर सकते जो पूरे साल पढ़ते आ रहा है। भले वो पूरे साल 2-3 घंटे ही पढ़ाई करता है, लेकिन उसकी वो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो मैंने उस टाइम कंसिस्टेंसी का इम्पोर्टेंस समझा अपनी लाइफ में, और वो चीज़ मैं अभी भी फॉलो करते आ रही हूँ कि किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी हार्ड वर्क के साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर अब हम बात करते हैं मोटिवेशन की। तो मोटिवेशन, अब मैं भी ह्यूमन हूँ, मुझ में भी बहुत फ्लॉज हैं, मेरे भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लोज होते हैं। जब मैं बहुत लो फील करती हूँ कि अब मुझसे नहीं होगा, तो मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखती हूँ, जैसे मैं ये बना रही हूँ, ऐसे ही कुछ वीडियोस मैं भी देखती थी, कुछ मोटिवेशनल टॉक सुनती थी, या फिर मैं मतलब जैसे मैं प्रियंका चोपड़ा की बहुत स्पीचेस सुनती थी उस टाइम। मुझे मतलब उनकी स्पीचेस काफ़ी इंस्पायरिंग लगती हैं कि वर्क फॉर योर गोल, बी एम्बिशियस, वर्क फॉर इट, लेट नो वन डिसाइड हु यू आर, लेट नो वन सेट बेंचमार्क फॉर यू। मतलब ये कुछ लाइंस हैं जो अभी भी मेरे माइंड में हैं और ये लाइफ टाइम मुझे हेल्प करेंगी मेरे गोल को अचीव करने में। तो ये कुछ ऐसे लोग थे जिनने मुझे ऐसे मोटिवेटेड रखा, उनकी स्पीचेस से, उनके काम से। फिर उसके अलावा मैं ये भी सोचती थी कि मैं इतना रोज़ पढ़ रही हूँ, तो अगर मैंने आज गिव अप कर दिया तो फिर मेरी इतनी पहले की मेहनत वेस्ट चली जाएगी। तो ऐसे ही मैं चलती गई कंसिस्टेंसी में, और फिर मतलब ऐसे ही 2-3 घंटे पढ़ती थी, कोचिंग जाना, अपना स्कूल का जो वर्क था, तो स्कूल में भी मेरी इमेज मतलब काफ़ी अच्छी हो गई थी, क्योंकि सिंसियर रहती थी मैं, अपना काम से काम रखती थी, और ज़्यादा कुछ फालतू पंगों में मैंने 12th में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा, क्योंकि इससे ये भी होता है ना कि आपका इनर पीस बहुत डिस्टर्ब होता है, ठीक है। और उसके अलावा भी एक इम्प्रेशन गलत पड़ता है, फिर लोग आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं, फिर आप भी अच्छा फील नहीं करते, तो हर जगह फिर वही कन्फ्लिक्ट और केओस ही आप दे रहे हो। तो वो चीज़ मैंने अपने पास्ट से समझी, अपनी गलतियों से समझी। तो फिर और उसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने करी वो था, मैंने खुद को टॉक्सिक लोगों से कट ऑफ कर लिया। मतलब जो लोग मुझे कम फील करवाते थे या मुझे नीचा दिखाते थे, या फिर मतलब मुझे गलत चीज़ों में इन्वॉल्व करते थे खुद के साथ, कुछ भी मुझे किसी भी वे में नेगेटिविटी देते थे, मैंने उन लोगों से खुद को कट ऑफ कर लिया उस टाइम। और अभी भी मेरा कट ऑफ ही है वैसे लोगों से, तो मैं ऐसे किसी को टारगेट नहीं कर रही, बट मेरा कट ऑफ ही है। और अभी मैं मतलब इतना पीसफुल है लाइफ ऐसी चीज़ें करके, मतलब डिटॉक्सिफाइंग टॉक्सिक पीपल फ्रॉम योर लाइफ, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और उसमें बहुत गट्स चाहिए, क्योंकि जो आपके दोस्त हैं स्पेशली, उनसे कट ऑफ करना एकदम से, तो वो बहुत गट्स वाली चीज़ है। तो वो मैंने करी, और वो इसलिए नहीं की क्योंकि मेरी 12th थी, वो इसलिए की क्योंकि नाउ आई वॉन्ट पीस विथ माई सेल्फ एंड विथ माई लाइफ, और मुझे फालतू के पंगे बिल्कुल में नहीं पड़ना था। एंड
आई जस्ट वॉन्ट कि कुछ हो ना हो लाइफ में, पीस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डिस्ट्रैक्शंस को डिटॉक्सिफाई करने के बाद आई हैव डिटॉक्सिफाई ऑल द टॉक्सिक पीपल फ्रॉम माई लाइफ। ठीक है, फिर हाँ, तो ये चीज़ें थी। बाकी मैं हर एक सब्जेक्ट को, स्पेशली जो टफ सब्जेक्ट्स रहे हैं, जैसे थोड़े अकाउंटेंसी है, वो रोज़ प्रैक्टिस मांगता है, डेली प्रैक्टिस। तो अकाउंटेंसी को कोचिंग के और स्कूल के अलावा मैं 2 घंटे अकाउंटेंसी पढ़ती थी। स्पेसिफिक अगर एक रेशियो बताऊं, 2 से 2.5 घंटा वो हो जाता था, क्योंकि अकाउंटेंसी प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है, वो एक दिन में तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। और मेरा न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो थोड़ा वीक है, तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देती थी। ठीक है, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स तो मतलब मुझे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, और इसलिए अभी भी मैं इकोनॉमिक्स आपको पढ़ा रही हूँ। तो इकोनॉमिक्स में मेरा था 1 घंटे मुझे रोज़ इकोनॉमिक्स पढ़नी है, और इकोनॉमिक्स इतना कुछ टफ भी नहीं है। हाँ, वो कंसिस्टेंसी आपकी मांगता है, लेकिन अकाउंटेंसी से थोड़ा कम। तो 1 घंटा इकोनॉमिक्स, और बिजनेस का मैंने वीकेंड्स रख लिया था, फ्राइडे, सैटरडे और संडे बिजनेस करना है। अगर फ्राइडे ना भी हो पाए तो सैटरडे संडे बिजनेस। और मेरा ऑप्शनल पी था, तो पी मैं ऐसे ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, टू बी ऑनेस्ट। मैंने सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पी पढ़ा है, पर आप प्लीज़ उसको थोड़ा ध्यान दें। बाकी इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी मैं वीकेंड्स पे पढ़ती थी, सैटरडे संडे मेरा इंग्लिश के लिए डिसाइडेड था। और इंग्लिश के लिए जो मेरा इंग्लिश में मुझे 95 मार्क्स मिले, इकोनॉमिक्स में मुझे 99 मिले, और अकाउंटेंसी में मेरा 80 मार्क्स था। ठीक है, तो मेरा ये था कि उसमें इंग्लिश में मेरे इतने ज़्यादा मार्क्स इसलिए आ गए क्योंकि मैंने अपनी आंसर राइटिंग पे फोकस किया। मैं मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका रिज़ल्ट इंग्लिश ख़राब कर देती है, तो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। इवन एक ट्रेजेडी भी हो गई थी मेरे इंग्लिश के एग्ज़ाम के दिन के पहले, 1 दिन पहले। लेकिन फिर भी इंग्लिश जो मेरा है वो एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया था, और मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हाँ 90+ आ जाएगा, बट 95 तो काफ़ी अच्छा था। बहुत खुशी हुई थी 95 देख के इंग्लिश में, क्योंकि मतलब बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि इंग्लिश उनका रिज़ल्ट ख़राब करता है, तो मुझे ऐसा बोलना बिल्कुल नहीं मिला। और इंग्लिश में मेरा ये था, मैंने आंसर राइटिंग पे ध्यान दिया, वोकैबुलरी पे ध्यान दिया, और ज़्यादा एग्जॉजरेट नहीं किया आंसर्स को, कि अगर उनने 3 से 4 मार्क्स का कुछ पूछा है तो आधा पेज लिख दिया, क्योंकि मुझे पता थी वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। महाभारत आपको नहीं लिख के आनी है, सिर्फ जितना पूछा है आप एग्जैक्ट वो बताओ, फालतू का यहाँ वहाँ की चीज़ें नहीं लिखनी है, उससे एक नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ता है जो कॉपी चेक करता है उस पर। तो ये चीज़ ध्यान रखी थी मैंने। उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स में भी आंसर राइटिंग पे फोकस किया था कि कीवर्ड्स में चीज़ें लिख के आनी है, अजम्पशंस, हर चीज़ में ग्राफ्स बनाने हैं, शेड्यूल बनाने हैं, और पॉइंट्स में आंसर लिखने हैं। हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी रखनी है कि कॉपी सामने चेक करने वाले को मज़ा आए कॉपी चेक करने में, ऐसे नहीं कि अरे किसकी कॉपी पकड़ा दी। तो वो चीज़ मैंने ध्यान रखी। और उसके अलावा अकाउंटेंसी में मेरा पेपर छूट भी गया था, आई थिंक 8 मार्क्स का मेरा पेपर छूट गया था। तो अकाउंटेंसी में मैं अपना बोल रही हूँ कि मेरा कैलकुलेटिव पार्ट वीक है, तो अगर आपका भी थोड़ा है उसमें तो आप 2 से 2.5 घंटे रोज़ अकाउंटेंसी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ्स, अकाउंटेंसी ये ऐसी चीज़ें हैं, ये आपका रोज़ का थोड़ा टाइम ज़्यादा मांगती हैं। तो अगर आप इनको टाइम दोगे तो आप अच्छा कर लोगे। और अकाउंटेंसी बिल्कुल भी टफ़ नहीं है, 12th क्लास की बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मुझे भी अकाउंटेंसी फिर बहुत अच्छी लगने लगी थी। हाँ, थोड़ा सा पेपर छूट गया था, लेकिन 80 भी अच्छा स्कोर था, जितना, क्योंकि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऑनेस्टली मेरा अकाउंटेंसी वाले पेपर में मुझे रोना आ गया था कि यार मैं ये क्या कचरा करके आई हूँ इतना ज़्यादा टाइम देने के बाद भी। बट लेकिन वो बोलते हैं ना कि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। अगर आप हार्डवर्क करते हो तो आपको मतलब उस चीज़ का पे ऑफ मिलता है। कुछ भी करो आप लाइफ में, आपका हार्डवर्क आपको किसी ना किसी फॉर्म में मिलेगा। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि मेरा हार्डवर्क है वो वेस्ट नहीं गया, और वो अभी भी मुझे हेल्प कर रहा है कि मैंने 12th में जो सिंसियरिटी से पढ़ाई की वो अभी भी मुझे काम ही आ रही है, ये जो मैं काम कर रही हूँ इसमें। और मैंने वहाँ पे जो नोट्स बनाए और मेरा नोट्स बनाने का था कि इकोनॉमिक्स के मेरे नोट्स बहुत सॉलिड थे, क्योंकि जो मेरे इकोनॉमिक्स के टीचर थे वो बहुत ही ऑसम थे, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, और बहुत ही अच्छे से उन्हें चीज़ें बताई। तो
वो अभी भी मुझे याद है, उनके कॉन्सेप्ट्स और लॉ ऑफ DMU और कुछ ऐसे लॉज हैं जो मेरे अभी भी ऐसे फेवरेट हैं, और कोई भी मुझसे पूछे तो मैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो ऐसा इकोनॉमिक्स में मैं खुद के नोट्स बनाती थी, और अकाउंटेंसी में तो वही एक खुद के रजिस्टर्स थे, उसमें प्रैक्टिस करती थी, उसमें भी मेरे खुद के थ्योरी वाले नोट्स थे। उस टाइम क्या था, थ्योरी ज़्यादा आती नहीं थी अकाउंटेंसी में, 7 से 8 मार्क्स की मुश्किल से थ्योरी आती थी, बाकी पूरा न्यूमेरिकल पार्ट होता था। अब थ्योरी ज़्यादा आती है, तो अब आप अकाउंटेंसी में भी नोट्स खुद के प्रिपेयर करें। और नोट्स का मतलब ये नहीं होता किसी वेबसाइट को छापना या किसी बुक को छापना, बिल्कुल नहीं होता। नोट्स का मतलब होता है आप अपनी खुद की भाषा में खुद के कीवर्ड्स बनाओ, अपने तरीके से पढ़ने का एक तरीका डेवलप करो। नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन किताब को कभी मत छोड़ो। बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बुक कभी छोड़ो मत, क्योंकि बुक में डेप्थ होती है। आप जितनी बार एक बुक को रीड करते हो, हर बार आपको उसमें कुछ नया सीखने मिलेगा। तो एक जो किताब है उसमें बहुत डेप्थ होती है, तो वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक रीडिंग कभी मत छोड़ना। नोट्स पे पूरा डिपेंडेंट मत होना कि सिर्फ नोट्स। बुक पढ़ते रहना, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। प्लस नोट्स तो आपका है ही, वो तो आपकी एक हाथ वाली चीज़ है कि आपको फिंगर टिप्स पे पता होने चाहिए आपके नोट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कितने आवर्स आप दो अपनी स्टडी को। तो हाउ मच आवर्स आई स्टडी, और ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मुझसे हर एक इंसान पूछता था कि कितने घंटे आप पढ़ती थी, 10 घंटे पढ़ती थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं 3 से 4 घंटे ही सेल्फ स्टडी करती थी, या 4 से 5 भी मान लो। और फिर जैसे जैसे हमारा सेशन बढ़ता गया, उतने टाइम के हिसाब से मैंने अपने स्टडी आवर्स भी इंक्रीज़ कर दिए थे। वो 5 to 6 पहुँच गए थे, ठीक है। तो एग्ज़ाम टाइम पे पहुँच गए थे। और बाकी ये था कि मतलब पढ़ने की हैबिट वो बनाओ, तो वो आपका टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप स्टार्ट करो 1 आवर से, फिर 2 आवर, फिर 3 आवर, फिर ऐसे 4 to 5 आवर आपका चला जाएगा। और इतना इनफ है एक 12th क्लास के लिए, बहुत इनफ है रोज़ 4 to 5 आवर स्टडी करना। तो वो मेरा था। और प्लस आप नंबर ऑफ़ आवर्स मत कैलकुलेट करो, आप एक टॉपिक डिसाइड करो कि आज आपको ये टॉपिक या ये चैप्टर कवर करना है। फिर वो चैप्टर जितना टाइम मांगता है तो वो तो उतने टाइम में ही कवर हो पाएगा, है ना। ये नहीं कि आपका 4 घंटा हो गया तो वो आप चैप्टर छोड़ दो, नहीं। एक चैप्टर वाइज टारगेट्स बनाओ। हाँ, आर्ट्स मैटर थोड़े बहुत करते हैं, लेकिन टॉपिक वाइज स्टडी करो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है और एफिशिएंट है। तो हाँ, स्टडी आवर्स मैटर करते हैं, लेकिन टॉपिक वाइज स्टडी करना आई थिंक ज़्यादा एफिशिएंट है। फिर इसके बाद आपका मोटिवेशन क्या था? तो मेरा मोटिवेशन यही था कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग, क्योंकि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है। 12th मैंने एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखा कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू प्रूव माई सेल्फ, खुद के लिए एटलीस्ट, कि हाँ मैं कर सकती हूँ। एक माइलस्टोन अचीव करना अपनी लाइफ में था। और इसके अलावा माय पेरेंट्स वर माय इंस्पिरेशन, क्योंकि वो जैसे मेहनत करते हैं अपने काम में, तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि जब ये अपने काम में इतना 100% दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं दे सकती। और मेरे पास सारे रिसोर्सेज हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो मुझे तो सिर्फ पढ़ना है। तो वो मेरा बहुत मोटिवेशन थे। और उसके अलावा कि आपने बुक्स क्या क्या प्रेफर की, तो बुक्स मेरा था अकाउंटेंसी में रिफ्रेशर, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत लिमिटेड डेटा होता है। तो अकाउंटेंसी में रिफ्रेशर हमारी टीएस ग्रेवाल। इकोनॉमिक्स में तो एनसीईआरटी मैंने देखी भी नहीं है कैसी होती है, उसके लिए मैंने वीके ओरी और खुद के जो नोट्स थे जो मुझे मेरे इकोनॉमिक्स टीचर ने प्रोवाइड किए थे, वो हाँ उनने ही दिए थे, बाकी वो उनके और मेरे मिक्सअप थे थोड़े। तो हाँ, इकोनॉमिक्स में नोट्स। और बिजनेस में एनसीईआरटी मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, पूनम गांधी को बहुत ज़्यादा देख लिया था। तो बिल्कुल आप रिफ्रेशर से दूर रहो। एनसीईआरटी में थोड़ी लैंग्वेज स्टैंडर्ड है, तो थोड़ा स्टार्टिंग में वो थोड़े से उसके टफ लगेंगे, वोकैबुलरी एंड ऑल, बट ओवरऑल एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस। एंड अगर आप एनसीईआरटी को अपना एक क्या बोलते हैं गैजेट बना के रखोगे तो वो बहुत आपकी हेल्प करेगा। एनसीईआरटी इज़ इनफ एंड बहुत, आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ। एनसीईआरटी इज़ मोर देन इनफ, या उसके लिए आपको कोई रिफ्रेशर की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर आप रिफ्रेशर प्रेफर करते हो तो पूनम गांधी ठीक है, उसमें केस स्टडीज़ भी हैं, ठीक है। और बाकी इंग्लिश, हाँ इंग्लिश के लिए मैं आपको बोलूँगी कि जो एनसीईआरटी होती है उसके चैप्टर्स रीड करो, ठीक है। जो आपकी रिफ्रेशर रहेगी, गाइड रहेगी, वो सब तो ठीक है, लेकिन जो मेन क्या है आपकी एनसीईआरटी है, उसको आप अपना
साथ में रखो, चैप्टर्स रीड करो, चैप्टर के अंदर जाओ, पढ़ो वो क्या कह रहा है वो चैप्टर, तो वो बहुत हेल्पफुल है ना। तो ये मेरे कुछ रिफ्रेशर्स थे, रिकमेंडेशंस थे बुक्स को लेके। और उसके अलावा आप 12th आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जस्ट डू इट, आप कर सकते हो। कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क इज़ इंग्रेडिएंट टू सक्सेस, और इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी का। सो पुट योर हार्ट टू इट, डू इट, एंड आई नो you will do it, and best of luck for your 12th. Yeah, that's it.